नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पूर्वोत्तर में बीजेपी गठबंधन ने फिर लहराया परचम। तो त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की दमदार वापसी हुई है और त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। तो नागालैंड में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। मेघालय में कोनराड संगमान की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और क्योंकि ये वो सारे आंकड़े हैं जिन पर आज सुबह से ही हर किसी की नजर थी, क्योंकि इस सबसे तस्वीरें साफ हो गई हैं। लेकिन इन तस्वीरों से बहुत कुछ और अब सवाल खड़े होते हैं। क्या आने वाले समय में कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी? क्या जिस गठबंधन की या जिस विपक्ष की बात कांग्रेस या दूसरी पार्टियां करती हैं, क्या वो बीजेपी के सामने नहीं चल पाएंगी? दूसरे सवाल ये कि क्या ईस्ट की बात जब की जाती है, क्या उस पूर्वोत्तर में अब कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नजर नहीं आती हैं? क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बहरहाल समय चिंतन मंथन का है और आज चर्चा इसी पर। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस नेता, माधोराम चौधरी जी बीजेपी नेता। सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे ही सवाल, जिस तरह से नागालैंड में शून्य पर कांग्रेस है, वहीं दूसरे दो राज्यों में भी अच्छी कोई बढ़त हासिल आपने नहीं की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मेघा जी, जहाँ तक इन चुनाव परिणामों की बात है तो निश्चित रूप से जनता का जो जनादेश है और चुनाव के जो परिणाम हैं वो सिरोधार है। लेकिन इसके साथ में तमाम प्रश्न भी खड़े होते हैं कि इस वक्त आप देखिए कि जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव से पहले जिस तरीके के वादे किए, सस्ते सिलेंडर के वादे किए, उज्ज्वला के लिए वादे किए या और भी तमाम वादे किए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसी दिन उन्होंने मतलब कल परसों ही में ही 50 रुपये तो आपके डोमेस्टिक सिलेंडर पर 150 रुपया उस पर बढ़ा दिया। तो आप इस चीज को देखिए ना कि जिस तरीके से मतलब ये कनिंग तरीका है डेमोक्रेसी में कि आप चुनाव के दौरान कुछ वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव मतदान हो जाता है उसके बाद में आप उन्हीं चीजों से अपने मुकर जाते हैं। और फिर मैं यहां बोलना चाहता हूं मेघा जी कि यहां पर चुनाव सिर्फ भाजपा नहीं लड़ती, भाजपा के साथ तमाम जांच एजेंसियां चुनाव लड़ती है, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। तमाम तरीके की, चाहे चुनावों के दौरान अपने विपक्षी नेताओं को परेशान करने की बात हो, और जिस तरीके से मैं फिर बताता हूं आपको कि लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया है, जो हमारा पत्रकारिता है, जो कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो परमानेंट विपक्ष की भूमिका में होता है। लेकिन देश में दुर्भाग्य से इस वक्त विपक्ष की जो मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभाता है, और जो विपक्ष सवाल करता है उस सवालों को भी वो वहां पर उनको धरातल पर नहीं आने देता। तो आज जो नैरेटिव इस देश के अंदर जो बना है, चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र को इसी तरीके से बार बार चीरहरण किया जाएगा तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। आप मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया धरातल की बातें नहीं बताता है? नहीं। और अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्या मीडिया धरातल की बातें यहाँ पर भी नहीं बताता है? राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं, चाहे तमाम मीडिया चैनल्स हैं, चाहे तमाम बड़े अखबार हैं, जो भी हमारे खिलाफ भी अगर लिखता है तो हमने कभी भी उनके ऊपर पाबंदी या किसी भी तरीके का वो नहीं किया। लेकिन अच्छा देश के तो अंदर नहीं, मैं फिर बता रहा हूं मेघा जी कि हमारा जो करैक्टर है, हमारा जो लोकतंत्र के प्रति भावना है या जो मीडिया के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम हमेशा उसको निभाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर मीडिया को जिस तरीके से क्रश किया गया है, या लोकतांत्रिक संस्थानों को, या जिस तरीके से आपके संवैधानिक संस्थानों को, जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करके जिस तरीके के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, और आप देखिए ना आज चुनाव आयोग अपनी किस भूमिका में है, तमाम तरीके की बातें होती है। ठीक है, चुनाव के परिणाम आते रहेंगे, इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो ये चुनाव भी होते हैं, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव कैसे होता है? और जिस तरीके से लोकतंत्र को बार बार कमजोर किया जा रहा है ना, ये अपने आप में आज भी आप देख लीजिए जिस तरीके से बीजेपी ने जो वादे किए उन वादों पे जानना चाह रही थी कि आपने भी बहुत सारे वादे किए होंगे जब आप त्रिपुरा में उतरे होंगे या फिर नागालैंड में, मेघालय में उतरे होंगे, तब आपने जनता से बहुत सारे वादे किए होंगे। मेघा जी देखिए, हम क्या उन वादों पर विश्वास नहीं जताया जनता ने? जनता ने विश्वास नहीं, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं ना कि चुनाव हुआ 2 दिन पहले,
और 2 दिन के बाद में आपके रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आप देखिए ना, इस वक्त इस देश के अंदर महंगाई है, उसके बावजूद भी अगर मतदाता उस महंगाई को लेकर वोट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसको उस महंगाई के मुद्दे पे आने ही नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा मेघालय के अंदर उनके प्रदेश अध्यक्ष है, अर्नेस्ट नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप बीफ को प्रोपेगेट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और जैसे ही आपकी काऊ बेल्ट में या हिंदी भाषी प्रदेश के अंदर जब चुनाव होते हैं तब आप बीफ को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो आज जो चुनाव के अंदर पोलराइजेशन, एक तो होता है पॉजिटिव पोलराइजेशन और एक होता है नेगेटिव पोलराइजेशन, तो ये तो पूरी तरीके से पोलराइजेशन। देखिए, चुनाव जीतने के लिए अगर ये इस तरीके के हथकंडे अपना रहे ना तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ठीक है माधोराम जी, रोक कर लेते हैं आपका। दोगली बात के लिए ये कह रहे हैं लगातार, कांग्रेस कह रही है कि दोगली बात करती है, जब उत्तर भारत में आती है तो कुछ और कहती है, पूर्वोत्तर में जाती है तो कोई और बात भाजपा करती है। मेघा जी, ये तो इनका फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो खुद जानती है उसको क्या करना है। आज मोदी जी के नाम पे जब विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी ने शुरू से ही एक ही नारा दिया था, सबका विकास सबका विश्वास। और आज पूरे भारत में आप देखिए, नागालैंड में और यहाँ में 1.5 घंटे में सूर्य को आने की किरण को आने में लगती है। वहाँ तक शासन करना और वहाँ तक लोगों का विश्वास जीतना, ये मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था, मोदी जी के प्रति विश्वास, कॉन्फिडेंस, उनकी आर्थिक नीतियाँ। और जहाँ ये महंगाई की बात करते हैं तो ये महंगाई के लिए जब किसान की कोई रेट बढ़ेगी तो कांग्रेस उसकी महंगाई की बात करेगी। अगर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब 13% महंगाई थी, आप देखिए, उसको ये महंगाई नहीं कहते, ये कहेंगे हमारा बहुत बड़ा सफल शासन था। आज राजस्थान में जिन वादों के साथ में सरकार आई है, नंबर 1 से लेकर लास्ट तक गिनेंगे। किसानों की सबसे पहले कर्जा माफी, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और ये निकाला कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के डीबी गुप्ता जी के नाम से इनका खुद का आदेश है। योजनाएं तो अच्छी आई हैं राजस्थान में, ऐसा तो नहीं है, देश भर में चर्चा है उन योजनाओं की। योजनाओं की चर्चा की तो मेघा जी जब रिजल्ट आएगा, नई नई रूंग तक किताब इकट्ठा पड़ जाएगी। ये तो रिजल्ट पे पता चलेगा, अभी थोड़ा ही पता चलेगा इनका। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब पता चल जाएगा, उसके बाद बात करेंगे अपन यहाँ पे। पर आज की तारीख में सभी योजनाएं फेल है। कौन सी योजनाओं की इनकी है जो केंद्र में या पूरे देश में चर्चा हो रहा है? चिरंजीवी योजना इनकी सबसे फ्लॉप योजना है। ये कहते हैं कि हम मैं एक मिनट के लिए चिरंजीवी का जब नाम आ गया, कोई भी प्राइवेट अस्पताल राजस्थान का चिरंजीवी योजना के तहत कोई भी इलाज नहीं करना चाहता। जैसे एक उदाहरण मैं समझाऊंगा, अगर स्टेंट की इन्होंने 27,000 रुपये रेट दे रखी है, इन्होंने कहा हमने इंटरनेशनल मार्केट में ये पता कर लिया 27,000 में मिलता है, जबकि हॉस्पिटल वाला कह रहा है मैं तो 58,000 में लगाऊंगा। डिफरेंस कौन देगा उसका? डिफरेंस खुद की जेब में देना पड़ता है मेघा जी। बात तो सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको उसमें खामियां लग रही होंगी। जब योजनाएं खामियां नहीं, फेल है। योजनाएं आती हैं तो आम लोगों से पूछिए ना, वो तो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा माधोराम जी, यहीं पर अगर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में क्या स्थिति है बीजेपी की? राजस्थान में बीजेपी की बहुत बढ़िया स्थिति है। ये आने वाले चुनाव बताएंगे, मेरे कहने से नहीं होगा। ये तो 6 महीने बाद में पता चलेगा कि क्या स्थिति है नहीं है। पंचायती राज के चुनाव में हमने सबसे हाईएस्ट पहले बार यहाँ पे हमारे 18 जिला प्रमुख बने। पंचायत नगर पालिका हमने जीती है, इन्होंने तो हर नगर पालिका के 2-2 डिवीजन कर दिए। ऐसे जो पोलराइज किया और तुष्टीकरण की, इन्होंने तुष्टीकरण किया। क्यों नहीं उठाए आपने विधानसभा में? क्यों नहीं उठाते? कैसे नहीं उठाया? इसके लिए हम कह रहे हैं। और अगर आप 4 तारीख की बात करें, आप 4 तारीख की बात कीजिए, 2 आप यात्राएं करने वाले हैं, अलग अलग जाएंगी क्या? कैसी है? जयपुर में इन्होंने नगर परिषद के वार्डों को तोड़ तोड़ के तुष्टीकरण करके वर्ग विशेष के वार्ड का 800 वोट का बढ़ाया। जहां दूसरे हिंदू रहते थे वहां 5,000 का वार्ड बढ़ाया। ये कौन सा प्रजातंत्र है? अब ये बात कहते हैं कि साहब एजेंसियों को यूज लेते हैं, तो आपने तो आपके विधायकों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे लगाए हैं। ठीक है सर, क्योंकि अब राजस्थान में तो चुनाव आएंगे, इस पर चर्चा जरूरी है। राजेंद्र जी से भी इस पे जवाब ले लेंगे, क्योंकि आज जो बात है वो आज जो चुनाव के परिणाम आए हैं 3 राज्यों में, वो संकेत क्या दे रहे हैं? आने वाले चुनाव पे क्या संकेत दे रहे हैं, असर डाल रहे हैं, और चाहे वो लोकसभा भी हो। आदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है, दिल्ली न्यूज एडिटर। आदिति, आज जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर आने वाले इस साल जो विधानसभा चुनाव दूसरे हैं, चाहे वो राजस्थान ही हो, चाहे फिर वो कर्नाटक ही हो या दूसरे और राज्य भी हो, उनके लिए, कांग्रेस के लिए क्या संदेश है और क्या बीजेपी यहां से और बूस्ट अप होगी?
देखिए, कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है कि जब अभी ये पूछा गया राजस्थान में कि राजस्थान में चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, तो कांग्रेस कह रहे थे कि हम तो कर्नाटक भी जीत रहे हैं, और जब कर्नाटक जीतेंगे तो अपने आप माहौल तय होगा, और माहौल तय होगा तो राजस्थान में भी बूस्ट मिलेगा। तो जब कर्नाटक में आप जीत मान रहे हो और जिसकी वजह से आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एज मिलेगा, लेकिन वही नेता आज जब नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हारे, कांग्रेस की ऐसी स्थिति हुई, तो कह रहे हैं ये गलत बात है। नॉर्थ ईस्ट के नतीजों से आप ये 2024 का नैरेटिव तय नहीं कर सकते, आगामी चुनाव के नैरेटिव तय नहीं कर सकते। तो कांग्रेस हर एक चीज में अपनी अलग अलग परसेप्शन बना रही है। हालांकि देखिए, कांग्रेस चल भी अलग तरीके से रही है, क्योंकि कांग्रेस में दो लोग हैं। एक तो है वो 1980 वाले लोग जो चाहते हैं कि सत्ता वापस आए और सत्ता रहे, और एक है 2000 वाले लोग जो सत्ता में भी रहना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी के साथ है, और राहुल गांधी अपनी एक अलग राजनीति, वो सत्ता में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, पार्टी वाले खुद ही नहीं समझते, वो अलग तरीके से बदलाव चाहते हैं, पहले वो नफरत को प्यार में बदलना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने जो सवाल किया मेगा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये आपने कहा कि ये अभी जो नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जीतने के बाद, देखिए सबसे पहले तो जब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद देंगे कार्यकर्ताओं को, हमेशा की तरह जीत का सेहरा कार्यकर्ताओं को पहनाएंगे। इससे क्या होगा, कार्यकर्ता का मॉरल बूस्ट होगा, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बल्कि बाकी राज्यों के भी, आगामी चुनाव के राज्यों के भी मॉरल बूस्ट होगा कि प्रधानमंत्री हमें संबोधित करते हैं। उससे ये होगा, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी वो संबोधित करेंगे, और वो ये कहेंगे कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो आगाज जब 2023 का अच्छा है तो आगामी जितने भी चुनाव हैं उनका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर ये विश्वास दिलाएंगे, और जनता का जिसे बोलते हैं साइकोलॉजी एक होती है कि आप उनको ये बताओ कि हम तो लगातार जीतते आ रहे हैं और आगे भी जीत दर्ज करेंगे, और जनता भी फिर इवेंचुअली सोचती है कि वोट वहां दिया जाए जहां चुनाव जीता जा रहा है, अंटिल अनलेस बहुत बदलाव की स्थिति में ना हो। अब राजस्थान का लिहाज ले, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्थिति सेम है, दोनों ही अंदर खाने बहुत ज्यादा खींचतान है, और दूसरी जगह जब चुनाव जीता जाता है तो दोनों पार्टी, भाई कांग्रेस एक सोच रही है कर्नाटक में जीतेंगे तो इन्फ्लुएंस आएगा, और बीजेपी ये सोच रही है कि जब कांग्रेस जीतेगी कर्नाटक तो फिर वसुंधरा राजे को एज मिलेगी या किसी एक पर्टिकुलर नेता को एज मिलेगी, जिससे कि तो बेसिकली दूसरे राज्यों के चुनाव का इम्पैक्ट डेफिनेटली आगामी चुनाव में होता है। जी, और बिल्कुल माहौल भी बनता है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, ये जो आज चुनाव के परिणाम आए हैं, ये आने वाले समय में किस तरह से संदेश देते हैं, कोई भी पार्टी हो? और क्योंकि विपक्ष अब ये कह रहा है, बिहार के सीएम ये कहते हैं कि अब समय है हमें तो एक होने का, एकजुट होकर तभी तो हम लड़ेंगे लोकसभा में। तो ये जब वाम और कांग्रेस का गठबंधन हारता है त्रिपुरा में, क्या ये संदेश देता है कि विपक्ष अभी भी कमजोर होगा अगर एक साथ आता है तो? सवाल है आपका, और जैसे आपने कहा ये चुनाव क्या संदेश देते हैं, देखिए संदेश बिल्कुल साफ है। होमवर्क किसने कितना किया, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कौन टॉप कर रहा है, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, क्योंकि जिसने जैसा काम किया होता है जनता वैसा हमको रिजल्ट देती है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से अगर हम पिछला कुछ समय देखें तो जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में कार्य किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको इंपॉर्टेंस दी, बार बार वहां की विजिट की, वहां के लोगों से मिले, उनके मुद्दों को उठाया और उनके साथ अपने आप को कनेक्ट किया, दूसरी पार्टियां उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाई और उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज में उनको महारत हासिल है कि चीजों को कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे पब्लिक के सामने रखना है, कैसे उसको सेलिब्रेट करना है। आपने देखा जब गुजरात का चुनाव बीजेपी जीती तो उसको सेलिब्रेट किया गया, उन्होंने जो हिमाचल की हार थी उसको भी एक तरफ कर दिया, जो दिल्ली में उनको एमसीडी में झटका लगा था उसको भी दबा दिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को और अपने संगठन को बूस्ट करने का काम करती है। और यहाँ से जिस तरीके से आज इन चुनावों के बाद प्रधानमंत्री देश के सामने आने वाले, अपने कार्यकर्ताओं में फिर से वो बूस्ट करने वाले, एक पंप मारने वाले हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए दूसरे पार्टियों में। जबकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, अगर वो कहीं चुनाव हार जाते हैं या पिछड़ जाते हैं तो वो उसको मातम की तरह मनाते हैं और वो लोग सामने नहीं आते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का कार्य नहीं करते। वो एक खिलाड़ी की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह उनमें जज्बे की कमी रहती है कि हार गए हैं तो क्या हुआ, फिर फाइट करेंगे, फिर लेके आएंगे, कुछ कमियां होगी उनको दूर करेंगे, लेकिन नहीं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। ये दूसरा सवाल और मेरा था आपसे, लेकिन संदीप जी दोबारा लौटेंगे, राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी,
होमवर्क होना बहुत जरूरी है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो मेहनत सामने आती है। कितना हार्ड वर्क हुआ था? देखिए मेघा जी, चूंकि त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में थी और नागालैंड में भी थे ये लोग, ठीक है। अब मेघालय में एनपीपी था, तो आप देखिए, हाँ गठबंधन में थे। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आज अगर वो चुनाव हुआ, चूंकि दोनों जगह पे वो सत्ता में थे, तो उन्होंने जो पूर्व के जो वादे थे, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे संसाधनों की लूट की बात हो, तमाम वादे थे। उन सब वादों के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ छोड़ते ही नहीं। मतलब आप इस चीज को देखिए ना कि आज जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले आप वादे करते हैं कि साहब सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप सिलेंडर के ऊपर सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको कि ये जो सवाल है ना, जो बुनियादी सवाल है, जो रोटी कपड़ा और मकान के जो बुनियादी सवाल है, कि जो हमारी मिनिमम जो नीड के सवाल है, उन सवालों के ऊपर बात नहीं करती भाजपा ने। वो वादे आप सुनिए ना, आपने या किसी भी मीडिया ने आज तक बीजेपी से ये सवाल पूछा क्या कि जो वादे आप नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के साथ कर रहे हो, क्या आपने भाजपा शासित राज्यों में वो वादे पूरे किए क्या? आप बताइए ना। मेरा सवाल आपसे था कि आप नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हम तो होमवर्क करते हैं, आप ही घुमा देते हैं सवाल को, तो मैं हम तो सरकार की जो वो दो राज्यों में सरकार में थी, हमने उनकी विफलताओं को पूरी तरीके से जनता के सामने ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो मुद्दा वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। तो आज जो परिणाम आपके सामने, उसके लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो परिणाम होते हैं, जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। लेकिन यहां पे हमें इस चीज के अंदर भी आत्ममंथन करना होगा कि जो मुद्दे जनता के हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे संसाधनों की लूट है, चाहे हमारे लोकतांत्रिक संस्थान है, चाहे हमारे संवैधानिक संस्थान है, उनकी जो अवस्था, आत्ममंथन का जिक्र नहीं, आत्ममंथन हम सबको 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और भाजपा भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है। कांग्रेस नागालैंड में 0 है, उसको आत्ममंथन की जरूरत है। बीजेपी तो लगातार अब मोटिवेट हो गई कि 2023 चुनाव में जीतने से अगर लोकतंत्र मजबूत होता तो इस देश में आज लोकतंत्र की हालत ये नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मोदी जी के जीतने के बाद में इस देश के अंदर, आप देखिए देश की पूरे दुनिया के अंदर किस तरीके की हालत हो गई है। सर, क्या इसलिए मेहनत नहीं की हाँ, जाती है? मेहनत नहीं, हम वो बुनियादी सवाल जनता के जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं, संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने वाले हैं, वो हम जनता के सामने रखते हैं। लेकिन पोलराइजेशन का मुद्दा, आज एक बात बताइए, मेघालय के अंदर बीफ का क्या मुद्दा है? वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहता है मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इधर नॉर्थ के अंदर या हमारे राजस्थान के अंदर आप या मैं किसी को भी मीडिया के अंदर आके कहें कि मैं बीफ खाता हूं, तो उसकी हालत क्या होगी? आज ये जो गौरक्षक गुंडे उसको मार देंगे, खुलेआम लिंचिंग हो जाएगी इसकी। चुनाव के लिए मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में आप जीतते हैं, क्या आप ये कहेंगे कि चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है? चुनाव जीतना बड़ी बात है, लेकिन लोकतंत्र की जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे संवैधानिक है, चाहे जनता है, जो हमारा संविधान का फैब्रिक है, उसको हम अगर उलट करके कुछ करेंगे तो ये देश भी कमजोर होगा और संविधान भी कमजोर होगा। ठीक है माधोराम जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे वादे तो करती है बीजेपी, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए मेघा जी, ये इनके क्या फ्रस्ट्रेशन है। अगर इनकी बात करें, संविधान का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया तो 70 सालों में इन्होंने उड़ाया। इमरजेंसी लगाई, वो ये नहीं मानते कि उस टाइम इमरजेंसी। अरे माधोराम जी, आप लोगों ने तो संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हो। आपने संविधान को कभी माना ही नहीं। आपने संविधान को माना ही नहीं कभी। आरएसएस वालों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाओं के लिए बिल पारित होने वाला था। मेरी बात सुनने की क्षमता रखिए, राजेंद्र जी, क्षमता रखिए। आप संविधान की बात, मेरी बात सुनिए, आपकी क्षमता नहीं है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, पूरी जनता देख रही है, आपकी क्षमता नहीं है सुनने की। हमारी तो क्षमता है ना, तो सुनिए, जवाब दीजिए ना। इमरजेंसी इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई? इमरजेंसी किसने लगाई? टीएमसी के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, हमें तो जनता ने स्वीकार कर रखा है। पूरे देश में हम राज करते हैं, संविधान की हम बात करते हैं। इनकम टैक्स की कार्रवाई की, जैसे ही वो भाजपा में आते हैं उनके ऊपर सारे मुकदमे डाल दिए जाते हैं। को एक बार जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद पूछेगा। आप इतने उतावड़े मत रहिए, इतने उतावड़े मत रहे। क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, हम जानते हैं, देश हिंदुस्तान जानता है। क्या आपके समय नहीं थी? आपके समय नहीं थी? नहीं होते हैं, जैसे ही भाजपा में आते हैं ईडी इनकम टैक्स भूल जाती है, कोई मुकदमा नहीं बनता, क्लीन चिट दे देते हैं। जैसे ही भाजपा में घुसा उसको वॉशिंग मशीन में धुलावा मान लिया जाता है कि साहब ये तो दूध का धुला हो गया। एक मिनट बोलिए, आप बोलिए। आपने आपके एमएलए के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे क्यों लगाए? क्या जवाब है आपके पास?
एसओजी का आपने मिसयूज नहीं किया। आपने क्या जवाब है आपके पास में? आपने बिजली की रेटें 9 बार नहीं बढ़ाई, क्या जवाब आपके पास में? पे बढ़ाई बिजली 9 बार बढ़ाई। किसानों को तो अरे आप झूठ क्यों बोलते हो? किसानों का आप झूठ क्यों बोलते हो? 23% आप झूठ क्यों बोलते हो? उत्तर प्रदेश से बढ़ के जवाब केंद्र थोड़ा की ही होता सरकार है। ऐसा है, जनता कोयले की वजह से बढ़ता है। कोयले का रेट क्या है? कोयले का रेट क्या? कोयला केंद्र सरकार देता है। कोयले के रेट की वजह से अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। ठीक है राजेंद्र जी, एक बात आपकी सरकार आई, उससे पहले बिजली कोयले से नहीं बनती थी सर। नहीं उससे हमने पहले तो किसानों को कोयले से बिजली नहीं बनती थी। 1 रुपया नहीं पहले बढ़ा। तो घर से ही बनाते पूरे थे 4 बिजली, साल आपने के कोयले अंदर से किसानों की चालू बिजली किया का 1 रुपया आपको नहीं बढ़ा। जो जवाब बढ़ा वो सरकार ने वहन किया। नहीं जानते आप। लेकिन नहीं बिल्कुल तथ्यात्मक आप ये जवाब बताइए नहीं किया। ना, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 23% बिजली क्यों महंगी हो गई? मैं यहाँ की उत्तर बात प्रदेश में बताइए ना, राजस्थान के अंदर तो नहीं है महंगी। आप किसानों को 2000 आपके 75 साल पहले ऐसे हो गया, 50 साल पहले ऐसे हो गया। आप जब स्थिति आज की देखिए ना, आपका सवाल ये था, आपने सवाल ये कहा था कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आपने पूछा था क्यों महंगाई बढ़ रही है, आप उसको जवाब देने देते, आप माधोराम जी को जवाब देने देते, लेकिन आपने पूरा मुद्दा डिरेल कर दिया कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। 75 साल पहले चले गए। संदीप चौधरी जी, आप जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, ये जो गठबंधन त्रिपुरा में नजर आया, वाम का गठबंधन कांग्रेस के साथ नजर आया, क्या अब लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होता है तो ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या नहीं? मेघा जी कुछ नहीं कर रहे। संदीप जी, अपने सर पे मिट्टी खुद ही डाल एक सेकंड सर, संदीप जी तो डालते रहिए, बाकी आप सत्यता बोलिए। हम कभी भी कोई वादा किया है तो वादा भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको निभाती है। बिल्कुल सर। एक सेकंड, अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, सेम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आएंगे, 2024 का वो समय होगा। ऐसे में जब त्रिपुरा में गठबंधन देखते हैं, हालांकि आप नागालैंड में या मेघालय में बीजेपी का गठबंधन देखो तो वो काम करता है, असरदार होता है, लेकिन कांग्रेस और वाम का जो गठबंधन है उसने जनता पर असर नहीं डाला है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव का एक संदेश है? देखो, ये जो हमारे कांग्रेस के साथी जो हमारे साथ थे, जो लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे थे, जो सत्ता पे सवाल कर रहे थे, तो बेसिकली वो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रवक्ता हैं, उनको डिफेंड करना है अपनी पार्टी को। आज की स्थिति में तो जो डिफेंड कर रहा है जरूरी है, लेकिन एक चीज समझनी होगी, उनको खुद को सेल्फ एनालिसिस, उनको पार्टी को जरूरी है, या पहले तो ये तय करना होगा कि क्या आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं या आप सत्ता में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने ईडी का सवाल करा, उन्होंने सीबीआई का सवाल किया, मिसयूज का, तो आप अपने घर पे बैठकर या किसी टीवी चैनल पे डिबेट करके तो वो बदलाव कर नहीं सकते। कांग्रेस जब तक सत्ता में नहीं आएगी तब तक वो ये तमाम बदलाव जिसके वो दावे करती है, जिसपे वो सवाल उठाती है, वो नहीं कर सकती। तो पहले तो राहुल गांधी से लेकर सबको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, अगर महाराष्ट्र में आप उपचुनाव जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं जीत पाते, अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि वो आपका है कि आपको सत्ता में आना है नहीं आना, आपको सामाजिक कार्य करना है। अब है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिहाज से तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक गठबंधन हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र, मैं और भाजपा और पीडीपी की भी बात करूंगी, लेकिन आपने जिस तरीके से लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है, एक ये वही लेफ्ट है जो आमने सामने थी ना, उसी लेफ्ट का वो 25 साल का वो डहाकर बीजेपी त्रिपुरा में आई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस तमाम। पर अब आप ये इनऑर्गेनिक गठबंधन जो लोकतंत्र के इसलिए खिलाफ है क्योंकि वो जनता का मैंडेट नहीं है। कभी भी कांग्रेस की विचारधारा और लेफ्ट की विचारधारा नहीं थी सेम, लेकिन सिर्फ सत्ता में आने के लिए आप उनके साथ गए, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, वो अलग मुद्दा है। तो हम सत्ता में आने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। बीजेपी की सोच सही है या गलत, लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सड़क पर उतरते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर मेघालय पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं, जेपी नड्डा पहुंचते हैं। फिर मैं कहूंगी आपके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से उनकी विचारधारा, उनका सोच समानता सही हो या नहीं हो, लेकिन जाते तो हैं, हार तो नहीं मानते। राहुल गांधी मेघालय गए, खत्म। कोई और अगर आप बड़े नेता नहीं जाएंगे तो कार्यकर्ता कैसे जाएंगे? अब बात आपने पूछी है मेघा कि 2024 के मद्देनजर, भाई 2024 का जो काउंटडाउन है, बीजेपी तो 6 महीने पहले शुरू कर चुकी है, वो 160 सीटें अलग कर चुकी है, तमाम चीजें विधानसभा चुनाव के साथ उनकी तैयारी जो है 2024 की पहले चल रही है। कांग्रेस की तैयारी कहाँ है? वो सिर्फ अधिवेशन में ये तय कर लें कि हाँ हम तो गठबंधन के साथ जाएंगे। आपके साथ गठबंधन राजी है?
आपके साथ ममता बनर्जी, आप वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। अगर आपको आना है सत्ता में, सामाजिक कार्य करना अलग बात है, लेकिन अगर आपको नरेंद्र मोदी को रोकना है तो आपको स्ट्रैटेजाइज तो करना पड़ेगा और उसके लिए जमीन पर जाना बहुत जरूरी है। जैसा कि अदिति आपने कहा, मेहनत सबसे पहले जरूरी ये होगी कि मेहनत करनी होगी, जमीन पर जाना होगा। संदीप चौधरी, क्या जो कांग्रेस है, एक पॉइंट क्या नजर आता है? अदिति कहती है कि मेहनत जरूरी है, चिंतन शिविर होता है, अधिवेशन होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। अगर 2024 का चुनाव जीतना है कांग्रेस को या विधानसभा चुनाव जीतने हैं, चाहे आप देखिए बीजेपी ने हिमाचल का चुनाव हारा, लेकिन उसके बावजूद भी बूस्टअप इतनी थी कि यहां पर भी उतनी ही मेहनत की है, चाहे ये ईस्ट के पूर्वांचल के जो राज्य है उसमें। क्या कांग्रेस को ये सीख लेनी होगी? जी बिल्कुल मेघा जी, मैं अदिति जी से सहमत हूँ। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और अगर कांग्रेस में आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। कांग्रेस ऐसी पार्टी हो चुकी है, जिस तरीके से क्षेत्रीय दल होते हैं वो चुनाव के समय पर खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप पिछले 5 साल का टाइम देखेंगे तो केवल एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक कार्यक्रम है कांग्रेस के पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास हर महीने के कार्यक्रम होते हैं, इवन उनके पास वीकली कार्यक्रम होते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, चाहे तिरंगा यात्रा निकालनी हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देते हैं। मंडल लेवल तक, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे उनके कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 24/7 भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मोड में रहती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता ऑलरेडी एक्टिव है, वो हमेशा लोगों के बीच में है, चाहे कार्यक्रम के माध्यम से, और जब कार्यक्रम का टाइम नहीं होता तो इलेक्शन का दौर आ जाता है, वो इलेक्शन के माध्यम से उनके बीच में होता है। लेकिन कांग्रेस के पास इन चीजों की कमी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरा कौन सा कार्यक्रम है, कब कांग्रेस प्लान करेगी, कब सड़कों पर उतरेगी, और इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक के बीच में होना बहुत जरूरी है, और वो इलेक्शन टाइम में ही नहीं, बाद में भी और उसके पहले भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का भाग बनने के लिए। लेकिन आज जो ये परिणाम आए हैं, बहुत कुछ सवाल ये देखे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस इसके बाद और सतर्क होगी? मंथन चिंतन होता है, अधिवेशन होते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा? आने वाले टाइम में विपक्ष क्या एकजुट होगा और बीजेपी किस तरह इसी तरह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल अब आने वाले 2024 के चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।